गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव धवन। गाइस, स्वागत है आपका वोकैब इंग्लिश गुरु ऐप पे। गाइस, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जैसे जैसे हम प्रोनाउन टॉपिक के अंदर और आगे बढ़ते जाएंगे, मैं आपको और गहराइयों में ले जाता जाऊंगा। यानी हम इस टॉपिक की और बारीकियां समझेंगे और ये टॉपिक और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जाएगा। सो गाइस, वक्त आ गया है टॉपिक के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग मोड लेके आने का। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ आज का हमारा सेशन। सो गाइस, शुरू करते हैं। थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए कुछ क्वेश्चंस, ताकि पता लग जाए कि आप लोग कितनी तैयारी कर रहे हो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ओके, मैं देता हूं आंसर। यहां पर ये जो हुज आया है, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका जो एंटीसीडेंट है वो रोड बन रहा है। और रोड जो होता है वो नॉन लिविंग है। और हम ये पढ़ चुके हैं कि हुज का एंटीसीडेंट इंसान हो सकता है। तो मैंने आपको एक रूल लिखवाया था। इस केस में हुज प्लस नाउन जो आता है, अगर हुज से पहले नॉन लिविंग लिखा हो या कोई एनिमल लिखा हो, तो ये जो हुज प्लस नाउन होता है ये कन्वर्ट हो जाता है नाउन ऑफ विच के अंदर। यानी अगर इस सेंटेंस को हमें सही करना है तो हुज इनॉग्रेशन की जगह ये बन जाएगा इनॉग्रेशन ऑफ विच। ये द गलती से लगा दिया है। इनॉग्रेशन ऑफ विच, तो ये बन जाएगा और ये सही हो जाएगा। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, सिंपल कॉन्सेप्ट है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैं देता हूं इसका आंसर। यहां पर विच रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है और दिक्कत यह है कि यहां पर जो हमारा एंटीसीडेंट है वो देखा जाए तो इट है। और इसके लिए हमारे पास एक चीज यूज हुई है, द बेस्ट, यानी सुपरलेटिव डिग्री। यानी हमारे एंटीसीडेंट के लिए, ये हमारा एंटीसीडेंट है और इसके लिए एक सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हुआ है। सो गाइस, रूल के अकॉर्डिंग अगर आरपी से पहले सुपरलेटिव डिग्री दिखाई दे रही है आपको आपके एंटीसीडेंट के लिए, तो उस वक्त सिर्फ एक ही रिलेटिव प्रोनाउन आ सकता है और वो है दैट, और कोई नहीं आ सकता। तो जैसे ही आप यहां दैट लगाएंगे, सारा मसला क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट। चलिए मैं देता हूं आंसर। हु इज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स? देखो जी, जब भी हमें सिलेक्शन करना हो तब तब सिर्फ हम विच यूज करते हैं, चाहे बात इंसान की क्यों ना हो रही हो। प्लेयर्स डेफिनेटली इंसान होते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि इन दोनों में से बेटर कौन है। तो जब हम दो में से एक को सिलेक्ट करने की बात करते हैं, जब भी सिलेक्ट करना हो तब एक ही आरपी आ सकता है और वो होता है विच। ठीक है जी, तो अब यहां पे विच आएगा।
और वैसे यहाँ पे ये आरपी के रूप में नहीं आ रहा है, वैसे ये सिर्फ एक कंजंक्शन टाइप का काम कर रहा है। यहाँ पे ये आप अगर आप ऐसा कह दें कि यहाँ पर ये जो अगर आप लोगों ने नरेशन पहले पढ़ा है तो आपको शायद आइडिया लग रहा होगा कि यहाँ हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं दरअसल। तो यहाँ नरेशन भी छोड़ दो, हम यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि इट इज डिफिकल्ट टू से हु इज द बेटर। तो हु नहीं आएगा, विच इज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स। तो ये एक दरअसल क्वेश्चन नहीं है, ये एक सिर्फ बात हो रही है, किसी से पूछा नहीं जा रहा। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर भी बस अपने को विच यूज करना है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे बात सिलेक्शन की हो रही है। तो यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम नहीं कर रहा, बस इतना ध्यान रखना। यहाँ पे ये सिर्फ एक कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, मतलब सेंटेंस को एक तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन। ओके जी, मैं आंसर दे रहा हूं। गलती अब यहां पे है, यहां पे हिम नहीं आएगा, यहां पर ही आएगा। कारण ये है कि इस वक्त हम तुलना कर रहे हैं कि अगर मैं वो होता। आपने ये सेंटेंस बहुत बार देखा होगा, हमने कंडीशन में पढ़ा कि इफ आई वर अ टाइगर, इफ आई वर अ पीएम, हमने इस तरह के सेंटेंस बहुत देखे हैं। तो अगर मैं पीएम होता, अगर मैं रमेश होता, अगर मैं राहुल होता, तो अगर मैं वो होता। तो क्योंकि हम यहाँ पे तुलना चल रही है और एक रूल है हमारा कि अगर प्रोनाउन की तुलना प्रोनाउन से हो, मतलब अगर प्रोनाउन की तुलना सब्जेक्ट से हो तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है, और अगर प्रोनाउन की तुलना ऑब्जेक्ट से हो रही हो तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है। तो यहां पर हमें हिम नहीं लगाना, ही लगाना है। तो कारण बस यही है कि अगर प्रोनाउन की तुलना सब्जेक्ट से हो रही हो तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन, प्रोनाउन की तुलना ऑब्जेक्ट से हो रही हो तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। चलते हैं आगे। अच्छा क्वेश्चन है। ओके, मैं देता हूं आंसर। देखिए, अब आधे लोगों को यहां लग रहा होगा कि यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां कोई दिक्कत नहीं है। मतलब तुम्हारा एक फ्रेंड, क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड है इसीलिए मैंने ऐसे कह दिया कि तुम्हारा एक फ्रेंड, यानी तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनमें से एक फ्रेंड इज आस्किंग फॉर माई फेवर, यानी वो मुझसे कुछ हेल्प चाहता है, मुझसे कोई फेवर चाह रहा है। तो हमने आपको बताया था कि फेवर उन वर्ब्स में से या उन शब्दों में से, वर्ब्स नहीं, उन वर्ड्स में से है, फेवर उन वर्ड्स में से है जिनके पहले पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं आ सकता। आपको याद होगा मैंने आपको 8 इस तरह के वर्ड्स थे जिनकी मैंने आपको कहानी सुनाई थी, एक लड़की वाली कि वो छुट्टियां लेती है तो बॉस को एप्लीकेशन लिखती है, तो बहुत सारे वर्ड्स थे। फेवर था, लीव था, सेपरेशन था, मेंशन था, ठीक है ना। तो 8 पूरे वर्ड्स थे। तो कहने का मतलब ये फेवर भी उन्हीं में ही है, और फेवर के जस्ट पहले आप पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं लगा सकते। तो अगर आपको इस सेंटेंस को सही करना है तो आपको लिखना पड़ेगा माई फेवर की जगह आप लिख सकते हो फेवर फ्रॉम यू, यानी फेवर फ्रॉम, आस्किंग फॉर माई फेवर, फेवर फ्रॉम मी करना पड़ेगा आपको, फेवर फ्रॉम मी। तो ऐसा करते ही ये सही हो जाएगा। ओके, मैं दे रहा हूं आंसर। देखिए, यहां पे हमें एक रिलेटिव प्रोनाउन की ही जरूरत है वैसे तो, और या कहा जाए कि हमें एक ऐसे प्रोनाउन की जरूरत है जो एक कंजंक्शन जैसा काम करेगा। और क्योंकि यहां पे बात आ रही है टाइमिंग की,
इन 2006। यहां पे एक टाइमिंग आ रही है, तो जब सेंटेंस के अंदर कोई टाइम दे रखा हो तब उसके जस्ट बाद अगर हमें किसी इस तरह के प्रोनाउन की जरूरत हो जो एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करे, तो यहाँ दैट नहीं आएगा, अब आएगा यहाँ पे व्हेन। इट वॉज इन 2006, यानी ये 2006 की बात है जब। अब हमें दरअसल जब चाहिए। तो गाइस मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि ये व्हेन, वेयर, व्हाट, ये तीनों जो है ये प्रोनाउन का काम करते हैं। ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन तो पक्का ही है, ये तीनों के तीनों आईपी तो गारंटीड है, ये होते ही हैं। लेकिन ये तीनों के तीनों जो है ये एक कंजंक्शन जैसा काम भी करते हैं। ठीक है जी, ये कंजंक्शन जैसा काम भी करते हैं। और विच भी इसकी कैटेगरी में आता भी है नहीं, क्योंकि विच तीनों काम कर जाता है। विच आईपी का भी काम कर जाता है, विच आरपी का भी काम कर जाता है, और विच एक सिंपल कंजंक्शन जैसा काम भी कर जाता है, जैसा कि अभी हमने एक आधे एग्जांपल में भी देखा भी था हमने। ठीक है, तो मैंने इनको लिख दिया था रिलेटिव प्रोनाउन वाली कैटेगरी में, तो आप मतलब इस हिसाब से देख लेना, क्योंकि अभी मैं जो रूल बताने वाला हूं उसमें थोड़ा सा ये चीज क्लैरिटी हमें चाहिए, तो ध्यान रखना। सो गाइस, अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का हमारा कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है। तो उसके लिए उस कॉन्सेप्ट को शुरू करने से पहले मैं ये देखना चाह रहा हूं कि आपकी उस कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज है कितनी, अभी कितनी नॉलेज है एट प्रेजेंट में। तो उसके लिए ये एक सवाल आपके लिए है, बताइए जरा इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो आप अपना टाइम लीजिए, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। सो गाइज, इसमें से सिर्फ ये वाला सेंटेंस करेक्ट है, ये दोनों गलत हैं। ठीक है, आपने डेफिनेटली ये पढ़ ली होंगी, मैं एक बार की हिंदी बता देता हूं कि वो कैंडिडेट्स जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं या जिनके मार्क्स कट ऑफ से ऊपर आए हैं वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, और बाकी लोग जो हैं वो दोबारा अप्लाई करें। ये कह रहे हैं कि वो शहीद जिन्होंने अपनी जान दे दी उनका सम्मान होना चाहिए पोस्ट ह्यूमसली, का मतलब मरणोपरांत। वो क्रिमिनल्स जिन्होंने क्राइम किया है उनको पनिशमेंट दी जानी चाहिए, लॉ मतलब उनको पनिशमेंट मिलेगी जो है वो मतलब कानून के द्वारा। ओके, अब उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, या वो तीनों में से वो एक क्यों सही था या वो दो क्यों गलत थे, उसके लिए हमें एक और क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। तो अब आप जरा इन क्वेश्चंस के अंदर ट्राई करके देखिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। इनमें से चारों में से एक ही इनकरेक्ट है, कोशिश कीजिए उसे ढूंढने की। तो चलिए मैं देता हूं आंसर इसका। सिर्फ ये वो सेंटेंस है जो इनकरेक्ट है, ये तीनों करेक्ट है। तो अब हम बात करते हैं मुद्दे की कि ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आपको देखो इतना तो समझ आ रहा होगा कि इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में फर्क सिर्फ किसका है, ये कॉमा का फर्क है। इसमें और इसमें फर्क किसका है, सिर्फ इस कॉमा का फर्क है। तो फिर ऐसा क्यों है कि ये दोनों सेंटेंस एक जैसे हैं पर ये तो दोनों ही सही हैं, ये सेंटेंस लगभग एक जैसे हैं पर इनमें से एक ही सही है, मतलब फर्क तो सिर्फ कॉमा का ही है। तो चलते हैं अब मेन मुद्दे। एक सेकंड, देखिए अब आपको ये बताना है कि
देखिए, अब आपको ये बताना है कि ये जिस टुकड़े को मैंने अंडरलाइन किया है, क्या इस टुकड़े का आना जरूरी है या नहीं है इन सेंटेंसेस के अंदर। मतलब ये इस टुकड़े का आना कंपलसरी है या नहीं है इस सेंटेंस में। यानी अगर हम इस टुकड़े को हटा दें, ठीक है ना, अगर हम इसको हटा भी दें तो क्या ये सेंटेंस समझ आ जाएगा ढंग से या कोई दिक्कत आएगी। सिर्फ आपको इतना ही बताना है कि कंपलसरी है या नहीं है। यानी ये चीज, ये जो क्लॉज है, ये इस स्टेटमेंट को डिफाइन करने में हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर हम इसे हटा दें तो सेंटेंस थोड़ा समझने में दिक्कत हो। तो आपको बस यही चेक करना है कि क्या यहां ये चीज इंपॉर्टेंट है। दीजिए दीजिए आंसर, जल्दी जल्दी सोचिए। चलिए मैं देता हूं आंसर। देखिए, माई फ्रेंड हु हेल्प्स द पुअर इज वेरी जेनरस। अब इस सेंटेंस का यहां ये मतलब निकल सकता है कि मेरा दोस्त जो गरीबों की मदद करता है बहुत ही जेनरस है, बहुत बड़े दिल वाला है। तो अगर मैं ऐसा कह रहा हूं कि मेरा 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 दोस्त जो गरीबों की मदद करता है, इट मीन्स ऐसा हो सकता है कि मेरे कुछ और भी दोस्त हैं जो गरीबों की मदद नहीं करते, तो मैं सिर्फ उसके बारे में बोल रहा हूं जो गरीबों की मदद करता है। यानी मेरे फ्रेंड्स हैं वो डेफिनेटली एक नहीं है, वो काफी हैं, पर मैं भी उसकी बात करना चाह रहा हूं जो गरीबों की मदद करता है। तो अगर मेरे फ्रेंड्स ज्यादा हैं, यानी इस केस का मतलब, यहां पे इस सेंटेंस का मतलब यही बन रहा है और इसकी गारंटी है कि फ्रेंड्स एक से ज्यादा है। फ्रेंड्स ज्यादा है मतलब, ठीक है ना, फ्रेंड्स ज्यादा है, एक नहीं है, ज्यादा है। और ये जो सेंटेंस है ना, ये ऐसा कहना चाह रहा है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि इस सेंटेंस का ये मीनिंग भी तो बन सकता है ना कि मेरा दोस्त, अगर किसी का दोस्त एक ही है तो अगर वो ऐसा कहे मेरा दोस्त जो गरीबों की मदद करता है बहुत जेनरस है, तो इस सेंटेंस में सिर्फ ये कॉमा की वजह से एक फर्क आ गया है और यहां पे ये चीज ये क्लियर कर रही है कि फ्रेंड एक ही है, फ्रेंड एक ही है। अब ये कैसे पता चला मैं बताता हूं। देखिए, जब इस तरह का जो क्लॉज बिना कॉमा के आता है, ये जो क्लॉज आ रहा है बिना कॉमा के, और वो कैसे पता चलेगा, ये आरपी है हमारा। आरपी के बाद ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है, यानी आरपी के बाद ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है और ये एंटीसीडेंट के बाद यहां पे कोई कॉमा नहीं लगा, तो इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन जो आ रही है ना, ये बहुत जरूरी है, ये इंफॉर्मेशन कंपलसरी है। और इसी की वजह से हमें पता लग रहा है कि इसके फ्रेंड्स एक से ज्यादा हैं। और इस तरह के क्लॉज को हम बोलते हैं डीसी। डीसी का मतलब होता है डिफाइनिंग क्लॉज, इसे बोला जाता है डिफाइनिंग क्लॉज। और जब इस तरह का जो क्लॉज है, अगर वो कॉमा से सेपरेट होके आ रहा है, यानी उसके आगे पीछे कॉमा लगा है, तो इस तरह के क्लॉज को हम बोलते हैं नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। नॉन डिफाइनिंग क्लॉज का मतलब होता है कि ये नॉन कंपल्सरी, यानी मतलब आप इसे कह सकते हैं नॉट रिक्वायर्ड, इसकी कोई जरूरत नहीं होती सेंटेंस के अंदर, या नॉट कंपल्सरी कह दो कि कंपल्सरी नहीं होता, लगा दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी।
तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है, एनडीसी कहेंगे हम इसको, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। तो अगर किसी का एक ही दोस्त हो तो वो सिंपल कह सकता है कि माय फ्रेंड इज वेरी जेनरस, मेरा दोस्त बहुत जेनरस है। और अगर सबको पता है कि इसका दोस्त एक ही है तो ये सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं है, मेरा फ्रेंड बहुत जेनरस है। हम कहना यही चाह रहे हैं कि मेरा फ्रेंड बहुत जेनरस है। तो अगर दोस्त एक है तो ये चीज जो है यहां इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक्चुअल में दिक्कत ये है कि किसी का दोस्त एक भी हो सकता है, किसी का दोस्त एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो इस चीज में फर्क लगाने के लिए बस ये चीजें हमें बनाई है। अब ये चीज आपको यहां पे और ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। देखिए, माय फादर हु हेल्प्स द पुअर इज वेरी जेनरस। मेरे फादर जो गरीबों की मदद करते हैं। यानी अगर ये ना बताए तो इसका मतलब सेंटेंस क्लियर नहीं है। अगर कोई इंसान ऐसा बोलना चाह रहा है तो इसका मतलब ये है कि फादर एक से ज्यादा है, फादर एक से ज्यादा है। तो हम उस फादर की बात कर रहे हैं जो गरीबों की मदद करते हैं। यानी इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर रहा है, इसकी थोड़ी और इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो अब डेफिनेटली हम भारत में रह रहे हैं तो मेरे हिसाब से यहां पे ये कहने की जरूरत नहीं है कि मेरे फादर, मतलब अगर कोई इंसान ऐसा बोल भी देता है मेरे फादर जो कि गरीबों की मदद करते हैं, बहुत बड़े दिल वाले हैं, तो वहां ऐसा कहने का मीनिंग जो है वो लोग यही समझेंगे कि बस वो कहना चाह रहा है कि भाई मेरे फादर जो कि गरीबों की बहुत मदद करते हैं, बहुत बड़े दिल वाले हैं। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, मान लो अगर कोई बात कहनी हो तो यहां पे अगर आप ये लाइन कॉमा से लिख रहे हो तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। और ये जो चीज है इससे यही पता लग रहा है कि वो इंसान एक ही है, यानी ऐसा नहीं है कि वो बहुत सारे हैं। तो अब आपको शायद इस कॉमा की वैल्यू समझ आ गई होगी कि अगर ये कॉमा लगा है तो इसका मतलब ये है कि ये चीज हम सिर्फ एक एक्स्ट्रा बता रहे हैं। ये हम ना भी बताते तो ये बात सबको समझ आ जाती है कि हाँ भी इसके फादर बहुत जेनरस है और फादर डेफिनेटली एक ही है। लेकिन यहां पे हम ये कॉमा हमें ये बता रहा है, हमारी हेल्प कर रहा है कि भाई इसका फ्रेंड एक है या एक से ज्यादा है। तो शायद आपको मेरी बात अब समझ आ रही होगी कि यहां पे डिफाइनिंग क्लॉज और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज का क्या मीनिंग होता है और कॉमा की कितनी बड़ी इज्जत है। यहां पे हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं अभी। तो यहां मैंने काफी चीजें लिख दी हैं। चलो जी, अब हम इस पे बात करते हैं कि देखते हैं कि आपको अभी ये क्लॉज वाली बात समझ आई कि नहीं आई। तो ये क्वेश्चंस मैंने कुछ दिए हैं आपको, ये वही वाले क्वेश्चन है जो जिससे हमने इस पार्ट की शुरुआत की, यानी आज वाले कॉन्सेप्ट की शुरुआत की। अब आपको ये बताना है कि ये जो अंडरलाइन क्लॉज हैं जिन्हें मैं अंडरलाइन कर रखा है, ये डीसी है या नॉन डीसी, डिफाइनिंग क्लॉज है या नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। ठीक है ना। तो बात वही है कि क्या अगर हम इन्हें हटा सकते हैं तब तो इसका मतलब ये नॉन डिफाइनिंग है, यानी ये डिफाइन नहीं कर रहे। और अगर इन्हें हटाने के बाद प्रॉब्लम हो रही है तो समझ लो भाई ये बहुत जरूरी है, ये डिफाइनिंग है। सो लगाइए अपना दिमाग, मैं बढ़ता हूं आगे और मैं दे रहा हूं इसका आंसर। आई होप आप लोगों ने सही जज किया हो। तो यहां आपको पता लग रहा होगा कि क्या चीज डिफाइनिंग है, क्या चीज नॉन डिफाइनिंग है।
देखिए, वो कैंडिडेट्स जिनके मार्क्स कट ऑफ से ऊपर आए हैं वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, एंड जो बचे हुए हैं वो दोबारा अप्लाई करें। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये टुकड़ा हटा दूं तो ये सेंटेंस क्या बनेगा कि वो कैंडिडेट्स अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट कर सकते हैं और बाकी रीअप्लाई करें। तो कौन से वाले सबमिट कर सकते हैं और कौन से वाले रीअप्लाई करें, समझ नहीं आएगा ना। यानी इस टुकड़े का होना बहुत जरूरी है, इस क्लॉज का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए इस टुकड़े का होना बहुत जरूरी है। तो ये जो टुकड़ा है ये डीसी है, यानी ये डिफाइनिंग क्लॉज है, और इसी वजह से इसके साथ ना तो यहां पे कोई कॉमा लगा है ना यहां पे कॉमा लगा है, कहीं पे कॉमा नहीं लगा, और इसी वजह से ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। यहां पे कॉमा नहीं लगा और इसी वजह से ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। द मार्टियर्स, मार्टियर्स किसको बोलते हैं? शहीदों को, ठीक है ना, जो शहीद होते हैं। तो मार्टियर का मतलब शहीद होता है, मार्टियर्स लिखा है ऐसे प्लूरल लिखा है। तो शहीद कौन होता है? जिसने जान दे दी। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि वो शहीद जिन्होंने अपनी जान दे दी। अरे भैया, सारे जिसको अपने शहीद ही कह दिया तो उन्होंने जान दे ही दी है। तो इसमें दो कैटेगरीज तो है ही नहीं कि वो शहीद जिन्होंने जान दे दी और वो शहीद जिन्होंने जान नहीं दी। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली जब आप ये कह रहे हो कि वो शहीद, तो यार ये कहने की जरूरत कहां है कि वो जिन्होंने अपनी जान दे दी। तो ये बिल्कुल गलत, गलत तो नहीं कह सकते अपने भी, ठीक है आप ये कह सकते हैं कॉमा लगा के अगर आप दे रहे हो उसको तो चल जाएगा। कॉमा लगा के अगर आप दे रहे हो तो ठीक है। मतलब एक बात होती है कि वो भारत के वो शहीद जिन्होंने अपनी जान दे दी, तो पता ही है अब शहीद है तो जान दी होगी, पर ठीक है। तो गलत नहीं कहेंगे हम, ये कहेंगे कि ये क्या है, नॉन डिफाइनिंग है, ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है। तो अगर यहां कॉमा लगा है तो ये सेंटेंस भी क्या है, करेक्ट है। यहां देखिए, द क्रिमिनल्स हु कमिट क्राइम्स। अब भाई क्रिमिनल तो कोई इंसान तभी कहलाएगा ना जब उसने क्राइम किया है। तो क्रिमिनल्स हैं, तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि क्रिमिनल्स को पनिशमेंट मिलेगी लॉ द्वारा। हम क्या कहना चाह रहे थे, शहीदों को जो है वो मरणोपरांत सम्मानित किया जाना चाहिए। तो ये तो एक्स्ट्रा था और ये भी एक्स्ट्रा ये है, वो अपराधी जिन्होंने क्राइम किया है, तो वो गंजा जिसने बाल कटवाए हैं, तो ये कुछ ऐसी बात हो गई, पर कोई बात नहीं। द क्रिमिनल्स शैल बी पनिश्ड बाय द लॉ। तो ये जो सेंटेंस, ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ रही है, ये कॉमा के थ्रू अगर आ रही है तो बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं कि वहां हमने ऐसी क्या गलती की, वहां हमने ऐसी क्या गलती की। तो पहले तो हम पीछे ही चलते हैं, वापस देखते हैं कि हमने वहां क्या गलती की। देखिए, अब ये वही वाले 3 सेंटेंस हैं जो मैंने आपको दिए थे। देखिए जरा, अब यहां पे ये जो 2 सेंटेंस हैं, इन दोनों में कॉमा नहीं लगा, ठीक है ना इसमें लगा हुआ था ना इसमें लगा हुआ था। इस वजह से ये दोनों गलत थे, केवल यही ठीक था। शायद, पूरी उम्मीद है, शायद नहीं, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। तो अगर आ गया है तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन, ये चीज चेक करने के लिए कि आ गया है या नहीं आ गया। तो कि मैंने आंसर दे दिया, यहाँ स्पीड ज्यादा होगी थोड़ी सी, चलो कोई बात नहीं, स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होगी थी, लेकिन कोई बात नहीं। अभी आप बैक मत करना इसको और दोबारा से कोशिश करो आंसर देने की, जिन लोगों ने नहीं देखा अभी।
तो आपको ये बताना है कि यहां पे किस तरीके के क्लॉज की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैंने यहां पे कॉमा नहीं लगाया, तो आपको लगता है तो आप कॉमा लगाइए, नहीं लगता तो कॉमा मत लगाइए। आप देखिए कि क्या यहाँ पे ये चीजें सही यूज है, ये सेंटेंस करेक्ट है, यहाँ पे कहीं कॉमा लगाने की जरूरत है। नहीं, अभी जो क्वेश्चन मैंने आपको देना है दरअसल वो आगे है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये रहा वो क्वेश्चन, बच गए बच गए बच गए बच गए। चलिए, तो चार आपके सामने सेंटेंसेस हैं और आपको देखना है कि ये चारों करेक्ट है या इनमें से कोई इनकरेक्ट है। हमें कहीं पे कॉमा लगाने की जरूरत है इन क्लॉजेस के दोनों साइड। टेक योर टाइम। तो चलिए मैं देता हूं इसका आंसर। देखिए जी, द सोल्जर्स हु लेड देयर लाइव्स मस्ट बी ऑनर्ड पोस्टह्यूमसली। क्योंकि देखो सोल्जर्स में गारंटी नहीं है ना, सभी सोल्जर्स ने अपनी जान दे दी, तो उन अभी हम शहीद नहीं कह रहे, अभी हम सिर्फ सैनिक कह रहे हैं कि वो सैनिक जिन्होंने अपनी जान दी, तो इसका मतलब कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने जान नहीं दी। तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लोज, क्योंकि हम उन्हीं को सम्मानित करने की बात कर रहे हैं जिन्होंने जान दी, ठीक है ना। तो यहां पे ये चीज बिल्कुल सही है। सीधा अपने उधर ही चलते हैं आप। चलो मैं बताता हूं, यार इसका आंसर वाला शायद स्लाइड नहीं है, तो ध्यान रखना ये चीज बिल्कुल करेक्ट है। ओके, द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का मतलब अपराधी नहीं होता, एक्यूज्ड का मतलब आरोपी होता है। तो जो आरोपी है, तो आरोपी का मतलब अभी सिर्फ उस पर आरोप लगा है, वो क्रिमिनल वाली कैटेगरी में नहीं आया है। तो वो आरोपी जिन्होंने क्राइम कमिट किया है उनको पनिश किया जाना चाहिए। तो जिन्होंने क्राइम नहीं किया है वो तो अलग है ना। तो इसका मतलब यहां पे ये चीज बिल्कुल डिफाइनिंग क्लॉज है, यहां पे भी ये डिफाइनिंग क्लॉज था, बिल्कुल करेक्ट है। ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली जो कि कैपिटल है इंडिया की, इज डेंसली पॉपुलेटेड। तो यहां पे दिल्ली सबको पता ही है, यहां पे ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने की बात हुई है यहां पे। और यहां पे अगर हम सिंपल भी कह देते कि दिल्ली डेंसली पॉपुलेटेड है, तो मतलब ये कोई बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है वैसे तो, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है और इसी वजह से इसके दोनों तरफ कॉमा भी आए हैं। तो डेफिनेटली ये नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है और बिल्कुल सही सेंटेंस है। द सिटी विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, क्योंकि सिर्फ सिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो समझ नहीं आता सिटी कौन सी है। अगर मैं ये हटा देता, यहां से लेके यहां तक अगर मैं ये हटा देता तो पता नहीं चलता कि सिटी है कौन सी। इस वजह से ये बिना कॉमा के आया है, ये डिफाइनिंग क्लॉज है, बिल्कुल सही है। ओके जी, चलते हैं आगे अपने। ओके, वैसे देखो हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन, क्या होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है जिसे हम यहाँ आज डिस्कस करके फिनिश करेंगे इसको। तो मतलब सिर्फ अभी ये छोटे से टॉपिक की बात कर रहा हूँ, प्रोनाउन की। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि हु इज शी और हु डजंट वर्क हार्ड शेल बी पनिश्ड, तो इन दोनों सेंटेंसेस में से कौन सा आरपी है और कौन सा आईपी, कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है और कौन सा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, यानी हु की बात हम कर रहे हैं कि दोनों सेंटेंसेस में जो हु आया है वो क्या है। तो आप सोच लीजिए मन में इसका आंसर।
और मैं बताता हूं कि क्या है यहां इसका आंसर। ये देखिए, इस सेंटेंस के अंदर हु क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि आपको पता लग रहा है क्वेश्चन मार्क से। और इस सेंटेंस के अंदर डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो ये तो गारंटी है कि यहां पे हु जो है वो आईपी नहीं है। अब आईपी नहीं है तो फिर ये रिलेटिव प्रोनाउन जैसा काम कर रहा होगा, और अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो फिर इसका हु से पहले आने वाला जो नाउन प्रोनाउन होता है, यानी जिसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं, वो कहां है। और अगर हु के पहले एंटीसीडेंट ही नहीं है, आप इसको हु को आरपी भी कह रहे हो, और आरपी के पहले वाला अगर एंटीसीडेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस ही क्या है, गलत है। तो इसी वजह से ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ पे हु तो आरपी है, हु तो रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन हु के पहले वाला नाउन प्रोनाउन ही नहीं है, एंटीसीडेंट ही नहीं है। तो यहां से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वो यही है कि रिलेटिव प्रोनाउन को अपने पहले एंटीसीडेंट हर हाल में चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद अगर कोई वर्ब आती है तो उसका कनेक्शन सीधा किससे है, उसका कनेक्शन इस एंटीसीडेंट से ही तो है। तो अगर ये ही नहीं होगा तो फिर ये आरपी करेगा क्या, और आरपी का काम क्या है, आरपी इंफॉर्मेशन भी तो देता है। तो इंफॉर्मेशन देगा किसकी इंफॉर्मेशन देगा, अगर ये होगा ही नहीं एंटीसीडेंट तो ये इंफॉर्मेशन अभी आपके काम आने वाली है। कैसे आने वाली है अभी हम देखते हैं। तो अब एक क्वेश्चन और अभी मैं आपसे पूछने वाला हूं। देखो, अब आपको ये तो पता लग गया कि ये सेंटेंस गलत था, ठीक है, क्योंकि अब मैंने आपसे ये पूछ ही लिया। Who doesn't work hard shall be punished, and which did not exist earlier but exists now is called a discovery। जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था और अब एग्जिस्ट करता है, उसे एक डिस्कवरी कहा जाता है। और ये भी सेंटेंस इसीलिए गलत है क्योंकि यहां पे जो विच है वो एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था और अब एग्जिस्ट करता है। तो ये विच जो है ये यहां पे किस चीज के लिए है, यहां पे एज इट इज विच से शुरुआत नहीं हो सकती, यहां पे कुछ चाहिए हमें। तो इसे ठीक करने से पहले अब मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं। चलो इसे पहले बता ही दें। देखिए, चलिए काम करते, पहले मैं बता देता हूं। अगर मैं यहां पे एनीवन लगा दूं तो हु को उसका क्या मिल गया, एंटीसीडेंट मिल गया, यानी इस आरपी को क्या मिल गया, एक एंटीसीडेंट मिल गया। एनीवन, क्योंकि ये एनीवन भी एक प्रोनाउन है और इसको अपने से पहले नाउन या प्रोनाउन ही चाहिए होता है। तो ऐसा कोई भी जो काम नहीं करता उसको पनिशमेंट मिलेगी। अब यहां पे क्योंकि हु तो हम इंसान के लिए यूज कर लेते, विच इंसान के लिए यूज नहीं करते आरपी में, रिलेटिव प्रोनाउन में, तो अब हम यहां पे लिख देते हैं एनीथिंग। एनीथिंग विच डिड नॉट एग्जिस्ट अर्लियर, ऐसी कोई चीज, ऐसा कुछ भी जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था पर अब एग्जिस्ट करता है, उसे डिस्कवरी कहते हैं। तो अब विच यहां पे आरपी है और इसको भी अपना क्या मिल गया, एंटीसीडेंट, क्योंकि एनीथिंग भी क्या एक नाउन है और ये यहां पे किसका काम कर रहा है, एंटीसीडेंट का। हमने इसे ठीक कर दिया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एनीवन और हु, अगर एनीवन प्लस हु को इकट्ठा लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं हु एवर। और ऐसे ही मैं अगर एनीथिंग प्लस, सॉरी एनीथिंग नहीं, एनीवन, एनीवन प्लस विच लिख दूं तो ये चीज क्या काम करती है, विच एवर। ठीक है, यहां पे मैं एनीथिंग भी लिख सकता हूं, खैर
एनीथिंग या एनीवन के साथ अगर विच लग जाए तो क्या बन जाता है, विच एवर बन जाता है। तो आप पहले ये चीज एक और ध्यान में रखिए कि एनीवन के साथ हु लगे तो हु एवर, जो कोई भी, एनीवन के साथ विच लगे तो विच एवर, जो कोई भी, यहां पे एनीथिंग भी हो सकता है। और एनीवन के साथ हुम लग जाए तो हुम एवर, यानी जिस किसी को भी। डेफिनेटली जब अपने कोई ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लेते हैं या कुछ भी ऐसा लेते हैं तो उसके ऊपर ऐसा लिखा होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिखते हैं, सो हुम सो एवर इट मे कंसर्न, ऐसा लिखा होता है। और एनीवन के साथ अगर दैट लगा हो तो ये बनता है व्हाट एवर, जो कुछ भी। ठीक है, यहां पे आप एनीथिंग भी लिख सकते हैं, व्हाट एवर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो देख लीजिए आप। वो ये है कि जो शब्द इनसे खत्म होते हैं, वन से, बॉडी से या थिंग से, और शुरू किससे होते हैं, सम से, एनी से, नो से, एवरी से, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम प्रोनाउन ही कहते हैं और ये इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो कहने का मतलब ये प्रोनाउन ही है, तो इनका भी आपने ध्यान रखना, ये प्रोनाउन ही होते हैं ये। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये बातें आपको समझ आ रही हैं, ठीक है। चलो जी, मैंने अभी आपको वो ठीक करके दिखा दिया, जो मैंने वहां पे सिर्फ आपको बताया था वो मैंने यहाँ ठीक करके दिखाया आपको। तो आपको रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज करते हुए यहां पे कुछ भरना है। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर कर दूं कि आपको, मैं रिलेटिव प्रोनाउन नहीं लिखना चाहिए मुझे, मैं इसे ठीक कर देता हूं। आप तो इनमें से किसी चीज की हेल्प लेके आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो इनमें से किसी चीज की हेल्प लेके आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो बताइए जरा। तो आपको देखना है कि ये जो मैंने अभी लिखा है, इनमें से किसी चीज की आप इसमें क्या फिल करेंगे, इन दोनों में आप क्या फिल करेंगे। चलिए बताता हूं मैं आंसर। देखिए, यहां पे मैं फिल करूंगा व्हाट, और यहां मैंने फिल किया है, आप दैट भी यूज कर सकते हैं, विच भी यूज कर सकते हैं। देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपकी चीज समझाई थी कि हु और जो हु है, हम मुझे एक एक करके ही बताना पड़ेगा, हु, हुज और हुम। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आईपी की तरह काम भी करते हैं और आरपी की तरह काम भी करते हैं। ठीक है, दैट एक ऐसा शब्द होता है जो या तो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है और या वो काम करता है एक कंजंक्शन की तरह। ठीक है, और व्हाट
वेयर और व्हेन, ये या तो काम करते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह और या काम करते हैं एक कंजंक्शन की तरह। और फिर एक बचा था विच में आगे देता हूं अंदर। अब विच एक ऐसी चीज है जो आईपी का काम भी करती है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम भी करती है और एक सिंपल कंजंक्शन जैसा काम भी कर जाता है। वो जो मैंने आपको बताया था कंजंक्शन वाला, इसका सिंपल सी कहानी है, जब अपने को सिलेक्ट करना हो, बस जब अपने को सिलेक्शन करना हो, जब सिलेक्शन करने के लिए, यानी जब आपको जनरली विच ऑफ टाइप का कुछ दिख जाए, तो मेनली ये आईपी और आरपी की तरह ही काम करता है। तो आईपी को पहचानना बहुत आसान है। जब ये चीजें आईपी का काम करती है तो बहुत ही सिंपल हो जाता है पहचानना कि सेंटेंस में क्या लगा होगा, क्वेश्चन मार्क लगा होगा। और जब ये चीजें आरपी की तरह काम करती है तो एक चीज तो क्लियर होती है कि सेंटेंस किस पे खत्म हो रहा होगा, फुल स्टॉप पे खत्म हो रहा होगा। तो वो चीज तो इसके साथ भी है, ये चीज क्वेश्चन मार्क और यहाँ फुल स्टॉप। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूं, और वो ये है जो हमने अभी इससे पहले बात भी की है कि अगर आप किसी शब्द को, यानी इनमें से कि कोई भी शब्द ऐसा जो दो काम कर सकता है, तो जैसे ये विच है या हु है या हुज है या हुम है, जो आईपी और आरपी दोनों की तरह काम कर सकता है, तो वो सारे शब्द, तो ऐसा कोई भी शब्द, तो आरपी में मैं यहां लेना चाहूंगा हु को, विच को, दैट को, हु को, विच को, दैट को और हुम को, हुज या हुम को, हुज और हुम को। यहां पे मैं इनको लेना चाहूंगा आरपी वाली कैटेगरी में। तो आरपी वाली कैटेगरी में ये जो शब्द हैं, अगर इनको आप आरपी कह रहे हो तो ध्यान रखना इनके जस्ट पहले एक नाउन या प्रोनाउन का होना कंपलसरी है, यानी एक एंटीसीडेंट का होना कंपलसरी है। ठीक है जी, दोबारा से सुन लीजिए। अगर ये वाले शब्द रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आ रहे हैं तो इससे जस्ट पहले नाउन प्रोनाउन का होना कंपलसरी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास सेंटेंस में कुछ ऐसा दे रखा है जिसके पहले, मतलब मतलब यहां हमें आरपी भरना है या कुछ भी भरना, वो डिपेंड करता है कि फिर यहां क्या है, यहां एंटीसीडेंट है या नहीं है। तो अब मैं सीधा आपको एग्जांपल से ही समझा रहा हूं। देखिए, यहां पे हमने व्हाट लगाया है और यहां पे अंडरस्टूड जो है वो एक V3 है, यानी ये कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है। तो इसका मतलब इस जगह पे अगर हमने वो सारे वर्ड्स जो हमने लिखे थे ऊपर, उनमें से ये पांचों तो बिल्कुल खत्म हो गए, ये पांचों तो बिल्कुल नहीं आ सकते अब, क्योंकि इन पांचों को अपने जस्ट पहले, जब ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं तो अपने से जस्ट पहले क्या चाहिए, एक नाउन या प्रोनाउन चाहिए। और ये जब आईपी का काम करते हैं तब सेंटेंस क्वेश्चन मार्क वाला होना चाहिए। तो सेंटेंस तो फुल स्टॉप वाला ही है, और फुल स्टॉप वाले सेंटेंस के अंदर अगर आप इस तरीके से इनको यूज करना चाहते हैं यहां पे, तो इनको अपने जस्ट पहले क्या चाहिए, एक नाउन प्रोनाउन चाहिए। तो सेंटेंस फुल स्टॉप वाला है और ये जगह खाली थी, ये जगह मैंने आपको फिल करने के लिए दी थी, तो इसके जस्ट पहले ये वर्ब आ रही है, तो इन पांचों का पत्ता तो कट गया, यानी इन पांचों में से कोई भी इस जगह पे नहीं आ सकता था। अब हमने व्हाट क्यों चूज किया उससे पहले मैं ये भी बता देता हूं कि यहां पे देखो व्हेन की जरूरत भी नहीं है। आई हैव नॉट अंडरस्टूड व्हेन यू सेड, मतलब ये बात नहीं जच रही, ठीक है ना। यहाँ व्हेन और वेयर की जरूरत भी आपको पता लगे कि व्हेन और वेयर भी कट गए। ये टोटल हमारे पास इतने ही है, 5 वो रहे और ये रहे, तो व्हेन और वेयर भी कट गया। अब बचा व्हाट। तो मैं आपको बता दूं कि व्हाट हम तब लगा सकते हैं या हम तभी लगाते हैं जब व्हाट से पहले नाउन प्रोनाउन ना हो। ये चीज आप नोट कर लीजिए, ये मैंने यहां पे नहीं लिखी है कि व्हाट एज अ कंजंक्शन, व्हाट एज अ कंजंक्शन हम तभी यूज करते हैं जब उससे पहले
नाउन प्रोनाउन ना हो। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हम देखो, एक चीज तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज और बताई थी कि ये जो वर्ड्स होते हैं, इनसे सेंटेंस की अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आरपी के रूप में ये जो वर्ड्स हैं ये सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनको फिर अपने पहले एक नाउन प्रोनाउन चाहिए। तो ये सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकते आरपी के रूप में। लेकिन व्हाट जो है, क्योंकि व्हाट को अपने पहले कुछ नहीं चाहिए, अगर वो सिर्फ एक कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है तो इससे सेंटेंस स्टार्ट भी हो सकता है। उसका भी एग्जांपल आपको दे ही देते हैं। देखो, अगर मैं ऐसा लिखूं कि व्हाट यू से इज अनबिलीवेबल, तुम जो कह रहे हो वो अनबिलीवेबल है। तो यहां पे व्हाट यू से एक नाउन, एक WH क्लॉज जैसा बन गया है और ये एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, यानी ये सेंटेंस सही है। कहने का मतलब, ये अपने और डीप नहीं जाना, कहने का मतलब ये कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ये सेंटेंस फुल स्टॉप वाला है, ये सेंटेंस फुल स्टॉप वाला है और यहां पे ये व्हाट से शुरू हो रहा है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। ठीक है जी। तो ध्यान रखना है कि क्या चीज किस तरह से काम कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मजा आ रहा होगा मेरे हिसाब से। तो ये मैंने जो कुछ लिख दिया है ये आपके अब काम का है, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। अब नीचे वाले पे चलते हैं, थोड़ा और समझ आ जाएगा। अभी एग्जाम्पल हमारे पास एक स्लाइड और है, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आई हैव नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग, मैंने अभी आपको बताया था एनीथिंग एक प्रोनाउन होता है। तो यहां पे दैट और विच दोनों आरपी का काम कर रहे हैं और इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो। देखो हु, अभी आप यहाँ पे हु यूज नहीं कर सकते क्योंकि हु इंसान के लिए आता है। तो यहां पे आप दैट और विच यूज कर सकते हो बड़े आराम से कि आई हैव नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग, दैट लगा दो या विच लगा दो, यू सैड, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया जो तुमने कहा। तो यहां पे क्योंकि हमारे पास, क्योंकि इन दोनों को अपना एक एंटीसीडेंट मिल गया, इस वजह से ये सेंटेंस अब दैट और विच लगाने से सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोई क्यों नहीं आ सकता वो शायद आपको समझ आ गया हो, क्योंकि हमें सेंस पर भी जाना है, हमें सेंस पर भी जाना। तो मुझे ये मिटाना पड़ेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है मजा आ रहा होगा, और जिन लोगों को थोड़ा कम आ रहा है वो एक आधी बारी वीडियो और देख लेना और ढंग से आ जाएगा। अभी वैसे वीडियो खत्म नहीं हुआ तो हिलने का नहीं, एक और स्लाइड जो बची है उससे ये चीज और ढंग से समझ आ जाएगी, तो कहीं भागने का नहीं। Oh my God, rubbing the board is killing my time. पता नहीं क्यों आज इतना परेशान कर रहा है मेरे को। चलो जी, ये लास्ट हमारा 3 क्वेश्चन है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। अगर आपको वो बात समझ आ गई है तो आप पढ़िए, अपना टाइम लीजिए और मैं शुरू करता हूं। देखिए यहां पे सिर्फ यही सेंटेंस ठीक है। अब मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन के अंदर मैंने सिर्फ whomever लिखा था, लेकिन यहां पर मैंने 2 ऑप्शन और दे दिए हैं कि आप whomever को anyone, whom लिख सकते हो, या आप इसकी जगह what भी लिख सकते हो, तो भी काम चल जाएगा। देखिए
यहां पे जो दैट आ रहा है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह ही आ रहा है, क्योंकि यहां कोई कंजंक्शन वाला काम तो दैट कर नहीं रहा। ये फॉरगॉटन दैट, अगर हम यहां दैट लगाएंगे कि हम देखो, जो कंजंक्शन होता है वो आप सबको पता है कि जो कंजंक्शन होता है वो दोनों बराबर की चीजें ही जोड़ता है। तो अगर कंजंक्शन के इधर वाली साइड क्लॉज है, क्लॉज का मीनिंग आप सबको पता है ना, कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। अगर इधर क्लॉज है तो इधर भी क्लॉज होना चाहिए। तो यहां पे ऐसा तो कुछ नहीं है। वी हैव फॉरगॉटन, हम भूल चुके हैं, दैट वाज, बात नहीं बन रही। तो यानी अगर यहां पे ये चीज क्लियर है कि ये कंजंक्शन नहीं है, तो अगर ये कंजंक्शन नहीं है तो भी सेंटेंस गलत है। मतलब अगर ये कंजंक्शन है तो भी सेंटेंस गलत है, और अगर ये कंजंक्शन नहीं है, ये आरपी है, तो भी सेंटेंस गलत है। क्योंकि अगर ये आरपी है तो नाउन प्रोनाउन किधर है, इससे पहले जो नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए वो किधर है। तो अगर मुझे इसे ठीक करना है ना, तो मैं ऐसे कर सकता हूं, वी हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग, हम वो सब कुछ भूल गए हैं जो हमें एक्सप्लेन किया गया था। यहां पे अगर मैं एवरीथिंग लगा दूं तो एवरीथिंग एक प्रोनाउन होता है जो यहां पे लगकर इस आरपी का क्या बन जाएगा, एंटीसीडेंट बन जाएगा, और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। वी हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग। अब यहां पे जब हम एवरीथिंग लगा ही देंगे तो अब व्हाट का काम नहीं है, क्योंकि व्हाट के जस्ट पहले फिर नाउन प्रोनाउन नहीं आता, तो ये तो प्रोनाउन है। अब यहां पे व्हाट नहीं, अब आप यहां पे दैट भी लगा सकते हो। तो पहली बात, हाँ दैट लगा सकते हो, और विच भी लगा सकते हो। वी हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग दैट विच वाज एक्सप्लेन टू अस। वैसे तो एवरीथिंग एक ऐसा शब्द है जिसके बाद जनरली आपको दैट को ही प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि रूल भी है। मतलब लग सकते हैं वैसे, क्योंकि बात नॉन लिविंग की है, लेकिन कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्पेशल वर्ड्स होते हैं तो उनमें एवरीथिंग के साथ अपने को दैट के साथ जाना चाहिए। गॉड हेल्प्स whom एवर, यानी गॉड हेल्प करता है हर किसी की या किसी की भी, whom एवर ही फाइंड्स वर्दी, यानी जिसको भी, वो जिस किसी को भी वो उसके लायक समझता है। तो गॉड हेल्प्स एनीवन whom he finds worthy, या गॉड हेल्प्स what he finds worthy। तो क्योंकि अब आपको पढ़ने में हो सकता है अजीब लग रहा हो, लेकिन यहाँ पे ग्रामेटिकली ये चीज सही है, अगर व्हाट भी लगता है तो सही है। तो आज हमने बहुत ही जबरदस्त चीज कवर की, डिफाइनिंग क्लॉज, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज, और फिर कब, मतलब आरपी के पहले कब जो है वो मतलब पहली बात तो कब नहीं, आरपी के पहले अपने को एक नाउन प्रोनाउन चाहिए ही चाहिए। और मैंने आपको जो रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर जो मेन 8 जो वर्ड्स हैं, हु, हुज, हुम, विच, वेयर, व्हेन, दैट और व्हाट, ये 8 ऐसे वर्ड्स हैं जिनको मैंने आपको अब और भी क्लियर कर दिया कि ये क्या क्या काम करते हैं। तो आई होप ये सेशन आपको बहुत 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 अच्छे से समझ आया हो और आपने इसे पसंद किया हो। सो गाइज, अगर ऐसा है तो प्लीज 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 प्रैक्टिस भी ढंग से करिए, और इस ऐप को दबा के, टिका के, जम के शेयर करिए। सो मिलते हैं गाइज ऐसे एक और जबरदस्त सेशन में प्रोनाउन के। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।